हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड, जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मीन्स हम कह सकते हैं जैसे विनिमय विपत्र। अब सबसे पहले हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक एक कर सकते हैं कि बेस देखते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज या विनिमय विपत्र होता क्या है, इसकी नीड्स क्यों आई। तो हम इस पूरे चैप्टर को आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज की क्लास में स्लाइड बाय स्लाइड बताने वाले हैं। बट उससे पहले आप एक बेस समझने की कोशिश कीजिए कि विनिमय विपत्र का जन्म क्यों हुआ, इसका आवश्यकता क्या आई विनिमय विपत्र की। ठीक, तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अकाउंटिंग में हमारे कि मैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं ट्रांजेक्शन के। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में हम कहें हमें पैसा तुरंत मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की जब बात आती है तो वहाँ पे होता क्या है कि पैसा हमें कुछ समय के बाद मिलता है। क्रेडिट मीन्स उधार की बात जब चलती है। अब आप ये सोचिए कि जब हम कहें कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात आए उधार, मान लीजिए आपको 20 दिन बाद पैसा मिले या 1 महीने बाद पैसा मिले, और ऐसे ही कह के हम कहें कि बहुत सारे आपके ग्राहक बन जाए। मीन्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्राहक बन जाए कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई क्रेडिट बेस पे ले रहा है। तो हम कहें कि ऑन एन एवरेज अगर आप देखिए हर मंथ में अगर 30 डेज हो रहे हैं तो पर डे एक ग्राहक क्या कर रहा है कि क्रेडिट पे कुछ भी ले जा रहा है, तो और वो बोला कि 1 महीने बाद हम पेमेंट करेंगे। तो हम कहें कि हमारे पास कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ कैश आ जाता है। मीन्स मुद्रा की कमी आ जाएगी, नगदी की कमी आ जाएगी। तो अब हम कहें कि जब हमें इन दोनों चीज़ों को बचाए रखना है कि न तो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ कैश हो और साथ ही साथ हमारे ग्राहक भी बने रहें। अगर हम उधार नहीं देंगे हमारे ग्राहक कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फर्म्स हैं। ठीक, तो इस चीज़ को हम कहें कि इस गैप को मीन्स जो आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड हो सकता है प्लस आपके कस्टमर बने रहें, तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए जो हम कहें कि उत्पत्ति होती है, जिसका जन्म होता है, बर्थ होता है, वो आपका है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देता है जहाँ पे आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आपकी कैश की नीड्स होती है उसको भी फुलफिल करता है। जो कैश की कमी आपको होती है एक्चुअली, तो उस कैश की कमी को ये भरपाई कर देता है। मीन्स उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने पाता है। ठीक, अब इसको हम देखने वाले हैं कि कैसे क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कैसे हमारे कैश की भरपाई करता है। ठीक, तो आइए देखते हैं वन बाय वन टॉपिक। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहली चीज देखें कि एक्ट मीन्स कानून की बात किया गया है, इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब हम कहें कि जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ रहा है तो इसके लिए हम कहें कि जब ए हमारा कैश और कह सकते हैं कि क्रेडिट के बीच का गैप फुलफिल कर रहा है। कल को मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती है इससे रिलेटेड, अब क्या प्रॉब्लम होगी अभी हम आगे बताने वाले हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास जो कानून है वो इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मीन्स भारतीय विनिमय विपत्र अधिनियम 1881, सॉरी 1881 ये हमारा है। ठीक, तो ये याद रखिएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू ही हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज गवर्न होता है। ठीक, अब एक कब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नीड्स आती है, तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। ठीक, मीन्स हम कहें कि जब हमारा उधार की बात आती है तो उसी समय आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नीड्स पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज नहीं। ठीक, हम आगे देखिए मीन्स कहें कि अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या आवश्यकता है, तो ये आगे बताता है फील्स गैप बिटवीन क्रेडिट एंड एक्चुअल पेमेंट। मीन्स हम कहें कि जो आपका उधार हुआ और जब आपको वास्तव में पैसा मिलता है, उस दौरान के जो अवधि है उसके बीच के जो हम कहें कि गैप बनता है, उस गैप को फुलफिल करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसी चीज को और क्लियरिटी के साथ देखिएगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। अब हम कि ये विनिमय विपत्र एक्चुअली है क्या, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी
ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब इन पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, तो अब इसको हम ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट्स इन राइटिंग, मीन्स विनिमय विपत्र जो होता है ये एक ऐसा प्रलेख है जो लिखित होता है। अब देखिए यहीं से जब हम कहीं इसको ब्रेक करके हम पढ़ने शुरू करेंगे तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम कहें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, हमेशा लिखित होता है, ये याद रखिएगा। ये बोला है कि इन राइटिंग, फिर आगे बोल रहा है एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिना किसी जोर दबाव जबरदस्ती के, अनकंडीशनल विदाउट एनी कंडीशन, एक आदेश होता है साइंड बाय द मेकर, मीन्स किसके द्वारा, मेकर के द्वारा। अब ये मेकर कौन होता है या इस बिल को लिखने वाला कौन होता है, ये आगे हम देखने वाले हैं। डायरेक्टिंग टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, जो कि क्या आदेश करता है कि एक निश्चित धनराशि पे करना है, किसको, उस व्यक्ति को जो लिख रहा है, या टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द वेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, या हम कहें कि उस व्यक्ति के द्वारा जिसे आदेश किया जाए उस व्यक्ति को पे करिए, या वो इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके पास रहेगा उस व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित धनराशि दिए जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको ओवरऑल एक बार में बोलने की कोशिश करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा प्रपत्र है या एक ऐसा लेख पत्र है जिस हम कहें कि जिस व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को बोलता है कि एक निश्चित तिथि पे एक निश्चित धनराशि एक निश्चित व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति को या उस विनिमय विपत्र को रखने वाले व्यक्ति को आप पे करेंगे। अब हम कहें कि वो व्यक्ति कौन है जो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिख रहा है, वो व्यक्ति कौन है जिसे आदेश किया जा रहा है, वो व्यक्ति कौन है जिसे उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट किया जाएगा, उन सब के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन अब उससे पहले ध्यान दीजिए, हम कहें कि अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की क्या आवश्यकता पड़ी। मान लीजिए जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, ठीक, जिस डेट पे पेमेंट करने की बात की गई उस डेट पे सामने वाला व्यक्ति पेमेंट करने से मुकर गया, या हम कहें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखते समय कहीं पे साइन वगैरह में गड़बड़ी होगी, कहीं पे अमाउंट में गड़बड़ी होगी, कुछ भी खामियां पाई जाती हैं, तो अब इसकी वजह से जो वाद विवाद आता है, मीन्स हम कहें कि जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं वो डिस्प्यूट्स कहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे, किसकी मदद से सॉल्व किए जाएंगे, तो वो डिस्प्यूट जब कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आपका वर्क करेगा। मीन्स इसी कानून के द्वारा आपके सारे वाद विवाद निपटाए जाएंगे। यही इस कानून का हम कह सकते हैं उपयोग है। ठीक, अब आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। पार्टीज मीन्स हम कहें कि जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जा रहा है उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज से संबंधित कौन कौन व्यक्ति आएंगे। ठीक, पहला ड्रॉवर। अब ड्रॉवर कौन होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। आगे हमने लिखा है सेलर और क्रेडिटर, मीन्स जो व्यक्ति सेल करता है उसे हम ड्रॉवर कर सकते हैं। आगे बोला गया है द पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज नोन एज ड्रॉवर, मीन्स जो व्यक्ति बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखता है वो क्या कहलाएगा, ड्रॉवर कहलाएगा। ठीक, अब क्रेडिट सेल के में आप ध्यान दीजिए, या हम कहें क्रेडिट ट्रांजेक्शन के केस में जो फर्म सेल करेगी गुड्स को वो क्या कहलाएगी, ड्रॉवर कहलाएगी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ड्रॉविंग, परचेजर और डेटर्स। अभी क्या होता है, द पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन एंड हु इज लायबल टू पे द अमाउंट, मीन्स जिस व्यक्ति के ऊपर वो बिल लिखा जा रहा है या जो व्यक्ति उस बिल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा वो व्यक्ति आपका ड्रॉवी कहलाएगा। बेसिकली हम कहें कि अगर जो व्यक्ति कोई भी सामान फर्म से खरीद रहा है उसे क्या कहेंगे, हम ड्रॉवी कहेंगे। अब जो खरीद रहा है वो फर्म के लिए एसेट्स होगा, डेटर्स होगा, कल को वो पेमेंट करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमने डेटर्स भी लिखा है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पे। पे कौन होता है, द पर्सन टू whom द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पे।
अब हम कहें कि एक निश्चित समय के बाद जब उस बिल का पेमेंट का समय आता है, मीन्स हम कहें कि भुगतान की तिथि आती है, उस भुगतान तिथि पे जिस भी व्यक्ति को पेमेंट किया जाएगा उस बिल का, वो पेई कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, हो सकता है वो बिल ड्रॉवर मीन्स वो फर्म अपने पास रखे हो, तो वो क्या कहलाएगा, पेई कहलाएगा। वही बिल हम कहें किसी और व्यक्ति के पास अगर रहता है, वो फर्म किसी और को दे दी है, तो वो क्या होगा, वो पेई कहलाएगा। मीन्स बिल का पेमेंट जिस भी इंसान को किया जाएगा वो पेई कहलाएगा। तो पेई के केस में याद रखिएगा, ड्रॉवर भी पेई हो सकता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ड्रॉवर पेई हो सकता है? यस, अगर ड्रॉवर के पास बिल है ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, उसे पेई बोला जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बार बार यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि हो सकता है आपके माइंड में डाउट्स आ रहा हो कि सर बोल रहे हैं कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पेमेंट, वो टाइम क्या होगा? तो वो टाइम पे भी हम बात करने वाले हैं आगे। वन बाय वन हमने बोला कि आप पॉइंट्स को देखते चलिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है प्रोमिसरी नोट्स। अब जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की हम बात करते हैं, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। तो जैसे हमने बोला, पहला हमारा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगला हमारा है प्रोमिसरी नोट, मीन्स उसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपका प्रोमिसरी नोट भी आता है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, चेक जो हमारा होता है वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ही आता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा, चेक भी आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ही आएगा। ठीक, अब प्रोमिसरी नोट क्या होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। व्हेन परचेजर ऑफ द गुड्स हिमसेल्फ राइट अ नोट, साइंस इट एंड गिव्स इट टू द सेलर ऑफ द गुड्स, इट इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट्स। अब यहाँ पे बोला गया कि जो व्यक्ति गुड्स को परचेज कर रहा है, वो खुद से क्या करता है, एक बिल लिखता है, साइन करता है, और साइन करने के बाद सेलर को दे देता है। तो ऐसे बिल को बोला जाता है प्रोमिसरी नोट्स। इट मीन्स कि जो परचेजर है वो अपने आप से सेलर को वादा करता है कि ये लीजिए, लिखित तौर पे मैं वादा कर रहा हूँ, एक निश्चित समय के बाद आपका पेमेंट में आपको या आपके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या उस प्रोमिसरी नोट को बेयर करने वाले को, मीन्स जिसके पास रहेगा, उसे हम पेमेंट कर देंगे। ये बात आती है प्रोमिसरी नोट में। अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखेंगे, वहां सेलर इस चीज को ऑर्डर देता है, मीन्स एक अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है कि जहां पे हम कहें कि परचेजर को आदेशित किया जाता है कि आप एक निश्चित समय पे एक निश्चित धनराशि सेलर को या सेलर के द्वारा आदेशित व्यक्ति को पे करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस आप समझने की कोशिश कीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका सेलर के द्वारा या ड्रॉवर के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट जो है ये आपका किसके द्वारा लिखा जा रहा है, परचेजर के द्वारा लिखा जा रहा है। अब आइए एक्ट के थ्रू हम देखते हैं प्रोमिसरी नोट का क्या डेफिनेशन दिया गया। A promissory note is an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person। अब यहाँ पे बोला गया कि देखिए, प्रोमिसरी नोट्स भी जो है ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। यहाँ पे भी आप कहें कि विदाउट एनी कंडीशंस इसे लिखा जाता है, जो परचेजर स्वयं लिखता है। यहाँ पे बोला गया है मेकर, तो याद रखिएगा मेकर कौन होता है, परचेजर ही है। आगे इसको और क्लियर हम करने वाले हैं। मीन्स जो आपका परचेजर है वो खुद से लिखेगा और वो क्या करता है, वादा करता है कि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित व्यक्ति को पे की जाएगी। ठीक, अब देखते हैं पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व होती हैं। मेकर, द पर्सन हु राइट्स अ प्रोमिसरी नोट एंड साइंस। अब देखिए मेकर कौन है, जो प्रोमिसरी नोट को लिखता है और खुद से साइन करता है। तो इसको हमने आगे और क्लियर किया, परचेजर और डेटर्स। मीन्स हम कहें कि प्रोमिसरी नोट में मेकर किसे बोला जाता है, जो व्यक्ति उस प्रोमिसरी नोट को लिखता है, और व्यक्ति कौन होता है, वो परचेजर होता है, या आप कह सकते हैं डेटर्स होता है। फिर आगे पे, द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट, सेलर और क्रेडिटर और इंडोर्सी। अब आगे बोला गया पेई कौन होगा, जो व्यक्ति
एक निश्चित तिथि पे उस प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट रिसीव करने के लिए लायबल होगा। वो कौन हो सकता है? सेलर हो सकता है, या क्रेडिटर, या इंडोर्सी। इंडोर्सी क्या होगा आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में कितनी पार्टीज होती हैं एंड प्रॉमिसरी नोट के केस में कितनी पार्टीज होती हैं? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में 2 पार्टीज होती है, मेकर एंड पेई। ये आप एकदम क्लियरली याद रखिएगा, भूलिएगा मत, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक, तो अब चलते हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हम कहें कि आपके माइंड में बार बार सवाल आ रहे होंगे कि सर पेमेंट जब किया जाएगा वो कौन सा वक्त होगा, उसे क्या बोला जाएगा? तो उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक, डेट ऑफ मेच्योरिटी और ड्यू डेट। अब ये क्या होता है? अब ये देखिए, द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल बिकम्स ड्यू इज कॉल्ड द ड्यू डेट और डेट ऑफ मेच्योरिटी। कहने का मतलब, जिस दिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट करने का तारीख आता है, डेट आता है, उसी डेट को हम क्या कहते हैं? डेट ऑफ मेच्योरिटी या ड्यू डेट कहते हैं, भुगतान तिथि कहते हैं। मीन्स समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम कहें कि आज के दिन में जैसे 12 जनवरी को हम कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को बेचते हैं और वो बोलता है कि 1 महीने के बाद हम आपका पेमेंट करेंगे, तो 1 महीने के बाद जो डेट आएगा उसे हम कह सकते हैं ड्यू डेट या मेच्योरिटी डेट। मीन्स जिस तिथि को वो पेमेंट करने की बात करता है वही तिथि आपका डेट ऑफ मेच्योरिटी या ड्यू डेट बोला जाता है। ठीक, तो जो बार बार आपका प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में आ रहा था कि ऑन द डेट पेमेंट इज टू बी मेड, कि मीन्स एक निश्चित तिथि को पे किया जाएगा अमाउंट, तो वो निश्चित तिथि क्या है, उससे हम डेट ऑफ मेच्योरिटी या ड्यू डेट बोलते हैं। ठीक, अब आगे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, डेज ऑफ ग्रेस बात कर रहा है, जिसे हम कहें कि अनुग्रह दिवस बोला जाता है। ये क्या होता है? 3 दिन का होता है। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक चीज बोला गया है, जब भी किसी भी बिल के पेमेंट की बात आएगी, मीन्स अगर हम कहें कि सेलर जब कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा और बायर ने बोला कि हाँ हम 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बोला गया कि जो तारीख 1 महीने के बाद आएगी, बायर जिस दिन पेमेंट करने के लिए बोल रहा है उस दिन में 3 दिन अलग से और जोड़ दीजिए, 3 दिन एक्स्ट्रा और जोड़ दीजिए। उसके बाद जो डेट आएगा वो आपका डेट ऑफ मेच्योरिटी या ड्यू डेट होने वाला है। मीन्स यहाँ पे एक तरीके से हम कहें कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट थोड़ा सा लाइबल हुआ है, थोड़ा सा हम कहें कि उदारवादी प्रवृत्ति का रहा, कि वो बोला कि भैया आप अगर 30 दिन बोल रहे हो तो 3 दिन एक्स्ट्रा ले लो, कल को आप कुछ बहानेबाजी करने लायक न रहो कि नहीं हमें तो पता ही नहीं था, तो 3 दिन हम आपको और एक्स्ट्रा देते हैं, उस डेट पे आप पेमेंट करो। तो वही जो 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है वो आपको डेज ऑफ ग्रेस बोला जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा डेज ऑफ ग्रेस के बारे में या ग्रेस डे के बारे में भी आपसे पूछा जाता है ये कितने दिन का होता है, तो ये आपका 3 दिन का होता है। अब बात आती है किसी भी बिल का ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस दिन से हम उसका ड्यू डेट कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं आपके मन में। जैसे हम कहें कि मान लीजिए आज 12 तारीख को कोई भी प्रोडक्ट हमने किसी को सेल किया, अभी क्या ड्यू डेट कैलकुलेट करने की बात आज ही से स्टार्ट होगा, या हम कहें कि 2 दिन बाद हमने बिल को लिखा तो उस 2 दिन से बाद से जो तारीख आ रही है, मीन्स हम कहें मान लीजिए 14 जनवरी से बिल कैलकुलेट ड्यू डेट कैलकुलेट किया जाएगा, या हम कहें कि जो बिल हम 14 तारीख को लिखें वो हमारे परचेजर को 16 तारीख को मिला, क्या उस 16 तारीख से ड्यू डेट कैलकुलेट स्टार्ट किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आने वाले समय में आपको आने वाली क्लासेस में मिलेंगे, और वहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दिखाएंगे कि ड्यू डेट कैलकुलेट करते समय किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, किन किन दिन पे आपके ड्यू डेट अगर पड़ रहे हैं उन दिनों को छोड़ना है या इंक्लूड करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं ड्यू डेट को कैलकुलेट करते समय ध्यान देना पड़ती है। हम कहें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको बहुत इश्यूज नहीं आने वाले हैं, जो मेन इशू रहता है आपको हम कहें
ड्यू डेट पे आता है, क्योंकि ड्यू डेट कैलकुलेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और उससे आपका BHU इंट्रेंस में क्वेश्चन आता है ड्यू डेट कैलकुलेट से रिलेटेड। और साथ ही साथ हम कहें फिर हम आपको जर्नल एंट्रीज भी बताने वाले हैं कि कैसे आसानी के साथ आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड एंट्रीज कर सकते हैं, किन किन पार्टीज के बुक में मीन्स किन किन पक्षकारों के बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको एंट्रीज कब और कौन सी एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आने वाली क्लासेस में मिलेगा। अगर यहाँ तक आप सभी को कोई भी डाउट्स है, कहीं पे कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।